चौधरी मुश्ताक गरीबों से काम करवाता और उनको उजरत न देता। एक दिन एक बेवा औरत से घर की सफाई करवाई, बर्तन धलवाए, और जब उसमें उजरत मांगी तो चौधरी ने गुस्से में आकर एक डंडा उसकी टांग पे मारा, जिससे उसकी टांग टूट गई। गरीब औरत थी, सब्र कर गई। वक्त गुजरता गया। एक दिन शहर जा रही थी कि रास्ते में एक आदमी को खून में लथपथ देखा, जिसकी एक टांग कटकर बदन से अलहदा हो चुकी थी। बेवा औरत ने आगे होकर देखा तो ये देखकर उसके कदमों तले से जमीन निकल गई कि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि सुबह का वक्त था। हल्की धुंध, खेतों से उठती नमी की खुशबू और ट्रैक्टर की आवाज रोजाना का मामूल थी। चौधरी मुश्ताक की बड़ी कोठी गांव के ऐन बीचों बीच ऐसे खड़ी थी जैसे किसी बादशाह का किला हो। कोठी के बाहर दो बड़े दरवाजे, अंदर बेशुमार नौकर। सहन के बीचों बीच खड़ा हुआ घोड़ा चौधरी मुश्ताक की शानो शौकत को जाहिर करता था। चौधरी मुश्ताक वो इंसान था जिससे ना सिर्फ गांव वाले गरीब गुरबा लोग बल्कि उसके अपने बच्चे भी बहुत ज्यादा डरते थे। और किसी में भी इस कदर हिम्मत न थी कि वो चौधरी मुश्ताक से कुछ मनवा सके। चौधरी मुश्ताक जिस चीज का ऑर्डर दे देते वो पत्थर की लकीर बन जाती थी, और अगर कोई उसके हुक्म की तलाफी करे तो वो उसे मारने से पहले एक मिनट न सोचता था। चौधरी मुश्ताक का नाम सुनते ही कमजोरों के दिल लरस जाते थे, क्योंकि वो गुस्से का बहुत ज्यादा तेज था और बहुत कम ही लोग उसके सामने बोलने की हिम्मत कर पाते थे। कुछ लोग तो उससे बात करते वक्त भी डरते थे, क्योंकि उसका रोब बदबदबा इस कदर ज्यादा था। उसका गुस्सा न सिर्फ गांव में बल्कि इर्द गिर्द के तमाम इलाकों में मशहूर था। जो भी उसके खिलाफ आवाज उठाता था वो या तो गांव छोड़ने पर मजबूर हो जाता था या वो अपनी जबान बंद कर लेता था। उसके पास पैसे के साथ साथ ताकत भी थी, और यहां तक कि पुलिस भी उसके ही हाथ में थी। पुलिस वाले उसकी ताकत और पैसे की वजह से उससे डरते थे, और कभी कभार अगर गांव में कुछ हो जाता तो उसका फैसला भी चौधरी मुश्ताक ही करता था। वो ना सिर्फ गांव का चौधरी था बल्कि वो सियासत में भी हर साल हिस्सा लेता था, और हर साल वो ही जीतता था, क्योंकि वो लोगों को आखिरी दिन खरीद लेता था। इस वजह से किसी में भी इतनी हिम्मत ना हो पाती थी कि वो उसके खिलाफ जबान में से एक लफ्ज निकाले। इसके रवैये की वजह से लोग उससे बहुत ज्यादा तंग थे, लेकिन वो मजबूरन उसको बर्दाश्त कर रहे थे, क्योंकि उनके पास इसके अलावा कोई और चारा ना था। रोज सुबह सूरज निकलने से भी पहले उसके आदमी गांव में घूमना शुरू कर देते थे और किसी न किसी से कहते थे कि आज सहन की सफाई करनी है, आजा चौधरी ने बुलाया है। और कभी कहते थे कि आज खेत में पानी लगाना है, कौन आएगा। जो भी उनकी बात न मानता था उसे 2 दिन कुएं में से पानी न भरने दिया जाता था और उसको घर में बंद कर दिया जाता था, जिसकी वजह से लोग मजबूरन उनके सामने सर झुकाने पर मजबूर हो जाते थे। और यही जुर्म बरसों से चला आ रहा था। मैं भी उसकी गांव में रहती थी। मेरी उम्र उस वक्त 40 बरस थी, लेकिन मैं दुखों और मुसीबतों की वजह से बहुत बूढ़ी दिखाई देती थी। मेरा शौहर चंद साल पहले ही चल बसा था, और उसकी मौत ने मुझे इस कदर धचका दिया था कि मैं चंद महीने तो संभल ही न सकी थी, और शौहर के मरते ही 2 बच्चों की जिम्मेदारी मेरे कंधे पर आ चुकी थी। शौहर की मौत के बाद न सिर्फ मुझ पर गम का पहाड़ टूट पड़ा था, बल्कि भूख का साया भी घर का मुस्तकिल मेहमान बनकर रह गया था। गांव वाले मेरे बुरे हालात देखकर मुझसे हमदर्दी जरूर करते थे, लेकिन कोई भी मेरी मदद करने के लिए आगे न बढ़ता था। और मुश्किल वक्त में मेरे अपने खून के रिश्तों ने भी मुझसे मुकम्मल तौर पर मुंह मोड़ लिया था। मेरा घर चूंकि मिट्टी से बना हुआ था, इसलिए जब भी बारिश होती थी मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती थी, और सर्दियों की रातें कभी कभार होने वाली बारिश की वजह से मेरे लिए अजाब बन जाती थीं। लेकिन मैंने मुश्किल वक्त में भी किसी के सामने हाथ ना फैलाया था। मैं लोगों के घरों में कपड़े धो लेती थी, किसी की बकरियां ला चुरा लेती थी, और कभी अगर मुझ में हिम्मत होती थी तो मैं चक्की पर आटा भी पीसती थी। लेकिन मैंने कभी भी किसी से कुछ भी नहीं मांगने की कोशिश की थी।
अगरचे मेरे बच्चे छोटे थे, लेकिन फिर भी वो मेरी थोड़ी बहुत मदद करवाते थे। मैं जब भी बच्चों को भूख की वजह से रोते हुए देखती थी तो मेरा दिल टूट कर रह जाता था। एक रात मेरी बेटी आलिया ने रोते हुए मुझसे कहा था कि अम्मी, हम कब बड़े घर में रहेंगे, जैसे चौधरी के बच्चे रहते हैं। उसकी बात सुनकर मैं दंग रह गई थी, लेकिन मैंने उसके बालों को सहलाते हुए उससे कहा था कि बेटी, चाहे घर बड़ा हो या छोटा, असल बात दिल की होती है, और हमारा दिल बहुत बड़ा है। आइंदा इस बारे में सोचना भी मत। अपनी बेटी को तो मैंने खामोश करा दिया था, लेकिन मेरा दिल चीख उठा था। मेरे बच्चे अपनी छोटी छोटी जरूरियात से भी तरस के रह गए थे, क्योंकि कभी काम मिलता था और कभी नहीं। कभी कभार तो 2-2 दिन भी भूखा रहना पड़ता था। मैं तो गुजारा कर लेती थी, लेकिन बच्चे रोना शुरू कर देते थे, जिनकी वजह से उनको समझाना मुश्किल हो जाता था। एक दिन सुबह सवेरे जब मैं नमाज पढ़ने के लिए उठी थी, मुझे चौधरी के नौकर सफाई करने के लिए बुलाने आ गए थे। उस दिन मुझे बहुत तेज बुखार था, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज्यादा कमजोरी हो रही थी। मैं उन्हें मना कर देना चाहती थी, लेकिन मैं चौधरी के डर की वजह से खामोश हो गई थी और मैं उनके साथ चल पड़ी थी। जब मैं चौधरी मुश्ताक के महल नुमा घर में दाखिल हुई थी तो मुझे मेरी गुर्बत और ज्यादा चुभने लगी थी। चौधरी मुश्ताक की कोठी के फर्श चमक रहे थे और बावर्ची खाने में से खाने की खुशबू आ रही थी, जिसकी वजह से मेरा जी ललचलाने लगा था। मुझे खामोश खड़े देखकर नौकर ने कहा था कि ये बर्तन धो दूं और उसके बाद दिलान साफ कर देना। मैंने उसकी बात सुनते ही सर झुकाकर काम करना शुरू कर दिया था। मैंने पहले बर्तन धोए थे और फिर मैंने दिलान को साफ करना शुरू कर दिया था, जिसमें काफी घंटे लग गए थे और मैं इस कदर थक चुकी थी कि मेरे लिए मजीद काम करना मुश्किल हो गया था। शाम के वक्त उन्होंने मुझे घर जाने के लिए कहा था, लेकिन मैं खाली हाथ घर नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि मेरे बच्चे कल से भूखे थे। मैंने चौधरी मुश्ताक से कहा था कि मेरी उजरत। चौधरी मुश्ताक सोफे पर बैठा हिक्का पी रहा था। मेरी बात सुनते ही वो गुस्से से आग बगोला हो गया था और उसने बगैर पलकें झपकाए गुस्से से कहा था कि मैंने और मेरे आदमियों ने तुम्हें कब कहा था कि हम तुम्हें उजरत देंगे, और पहले भी तो तुम घर के काम बगैर उजरत के करके जाती थी, आज फिर उजरत क्यों मांग रही हो? मैंने हिम्मत करते हुए कहा था कि चौधरी साहब, घर में बच्चे बहुत भूखे हैं। ये सुनकर चौधरी का चेहरा मजीद सुर्ख हो गया था और उसने चलाते हुए कहा था कि तुम्हारे बच्चे तो रोज भूखे होते हैं फिर भी मुड़ते नहीं। ये कहते ही वो उठा था और उसने पास पड़ा मोटा सा डंडा हाथ में लिया था। मैंने पीछे हटने की कोशिश की थी, लेकिन चौधरी ने मुझे इस कदर जोर जोर से मारना शुरू कर दिया था कि मेरी चीखों से पूरा दिलान गुन्नज उठा था। चौधरी मुश्ताक ने मेरी टांगों पर इस कदर जोर से मारा था कि मेरी टांग टूट गई थी और मैं बेजान होकर जमीन पर गिर पड़ी थी। मैंने चौधरी मुश्ताक से माफी मांगने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन चौधरी मुश्ताक ने मुझे माफ न किया था। काफी देर मुझे डंडों से मारने के बाद जब वो थक गया था तो उसने गिरा कर मुझसे कहा था कि जा, निकल जा मेरे घर से और दोबारा मुझे कभी भी नजर मत आना। चौधरी की बात सुनते ही मैं उठने लगी थी, लेकिन टांग के टूट जाने की वजह से मेरे लिए उठना बहुत मुश्किल हो गया था। मुझे न उठते हुए देखकर चौधरी मुश्ताक ने अपने नौकरों को हुक्म दिया था और वो मुझे कोठी के बाहर फेंक कर चले गए थे। अगरचे वहां पर बहुत से लोग काम कर रहे थे, लेकिन कोई भी मेरी मदद करने के लिए आगे ना बढ़ा था। मैं रोते हुए दीवार पकड़कर चलना शुरू कर दिया था, लेकिन मुझे उस वक्त ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे मेरे जिस्म में कुछ भी बाकी ना बचा हुआ हो। गिरती पड़ती मैं घर पहुंची थी और जब बच्चों ने मेरी उस हालत को देखा था तो उन्होंने रोना शुरू कर दिया था। मेरे बेटे ने रोते हुए मुझसे पूछा था कि अम्मी,
आपको किसने मारा? मैंने अपने आंसू को रोकते हुए कहा था कि बेटा, मुझे कुछ भी नहीं हुआ, वो मैं बस गिर गई थी। लेकिन मेरा बेटा सब कुछ समझ चुका था। मैं चाहती थी कि मैं अस्पताल जाकर अपनी टांग चेक करवा कर आऊं, लेकिन मेरे पास अस्पताल जाने के भी पैसे न थे। मैं काफी दिन बिस्तर पर पड़ी रही थी। गांव के एक हकीम ने मेरा पैर बांधा। ये गांव का तरीकाकार था। जब किसी का हाथ या पैर टूट जाता तो हकीम उसे अपने तरह से बांधता और वो जोड़ भी जाते थे, क्योंकि यहां ज्यादा अस्पताल रिवाज नहीं था। बिस्तर में पड़े रहने की वजह से मजबूरन मेरे बच्चों ने लोगों से मांग मांग कर अपना पेट भरा था। मेरी बेटी ने उस वक्त मेरा बहुत ज्यादा ख्याल रखा था। यहां तक कि मेरा बेटा गांव में से मेरे लिए जुड़ी बोटियां तोड़ लिया था और उसने मुझसे कहा था कि अम्मी, लोग कहते हैं कि इससे दर्द कम हो जाता है। मैं जब भी बच्चों को अपने लिए परेशान देखती थी तो मैं अंदर से बहुत ज्यादा टूट कर रह जाती थी। चंद ही दिनों के अंदर ये बात पूरे गांव में फैल गई थी। अगर जिस सबको पता था कि मेरे साथ नाइंसाफी हुई है, लेकिन किसी ने भी चौधरी मुश्ताक से कुछ भी नहीं कहा था, क्योंकि सब इससे बहुत ज्यादा डरते थे और बड़े बड़े नौजवान भी उसके सामने कांपना शुरू कर देते थे। एक औरत जो मुझे पूछने के लिए आई थी, उसने कहा था कि अगर हम चौधरी मुश्ताक के खिलाफ बोलेंगे तो वो हमारी 7 नस्लों को बर्बाद करके रख देगा। मैंने उसकी बात को सुनने के बाद खामोशी इख्तियार कर ली थी, क्योंकि मैं जानती थी कि कोई भी चौधरी मुश्ताक का मुकाबला नहीं कर सकता। खासकर तब जब लोगों ने मेरा अंजाम देखा था, खौफजदा हो गए थे। मैं उन दिनों अपने बच्चों के बारे में बहुत परेशान थी और मैं रोजाना रात को रो रो कर अल्लाह ताला ने से दुआ मांगती थी कि या अल्लाह, मुझे हिम्मत दे और मुझे बचा ले, क्योंकि मेरे अलावा मेरे बच्चों का कोई भी नहीं है। गांव-गांव के हकीम साहब ने मुझ पर तरस खाते हुए मेरी टांग को जोड़ तो दिया था, लेकिन लंगड़ापन से ही इलाज न होने की वजह से मुस्तकिल रह गया था। मैंने छुरी का सहारा लेकर चंद ही दिनों के अंदर चलना शुरू कर दिया था। वक्त गुजरता गया था। एक दिन मेरे बेटे ने मुझसे कहा था कि अम्मी, मैं पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनना चाहता हूं, जैसे शहर के लोग होते हैं। उसकी बात सुनते ही मैं ये सोचने पर मजबूर हो गई थी कि अगर मैं यही रही तो मेरे बच्चों की सारी जिंदगी मेरी ही तरह चौधरी मुश्ताक की गुलामी करते हुए गुजर जाएगी। और अगर मैं उनको लेकर शहर चली जाऊं और वहां पर तो मुझे काम भी जल्दी मिल जाएगा और बच्चों को मुस्तकबिल भी बन जाएगा। ये ख्याल मेरे दिल में पहली मर्तबा आया था और मैंने उसी वक्त फैसला कर लिया था कि मैं अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए सब कुछ करूंगी। और फिर चंद ही दिनों के अंदर ही अंदर मैंने आहिस्ता मगर मजबूत आवाज में अपने बच्चों से कहा था कि हम शहर जाएंगे। मेरी बात सुनते ही मेरे बेटे की आंखों में रोशनी जल उठी थी, क्योंकि वो यही चाहता था। वो चौधरी मुश्ताक के जुल्म से बहुत ही तंग आ चुका था और वो अपने मुस्तकबिल को संवारना चाहता था। लेकिन मेरी बेटी मेरी बात सुनकर डर चुकी थी और उसने मुझसे कहा था कि वहां पर तो बहुत ज्यादा लोग रहते हैं, हम कहां पर फिर रहेंगे। मैंने अपनी बेटी के बालों को सहलाते हुए कहा था कि अल्लाह ताला की सरजमीन बहुत ही कशीदा है। जब इंसान नियत करे किसी काम को करने की तो उसके लिए रास्ते खुद ब खुद ही बन जाया करते हैं। उस रात मैं बहुत देर तक जागती रही थी। अगरचे मैंने फैसला तो कर लिया था, लेकिन मुझे मालूम था कि मुझे बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। लेकिन मैं अपने बच्चों के रोशन मुस्तकबिल के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थी। अगली सुबह ही मैंने घर के चंद बर्तन, बच्चों के 2 जोड़े पुराने बैग में बांध लिए थे। जब मैं अपने बच्चों के साथ बस अड्डे पर खड़ी थी तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मैं बहुत बड़ा जुर्म कर रही हूं। मैंने अपने चेहरे को अच्छी तरह छुपाया हुआ था, यहां तक कि मैंने अपनी बेटी को भी बुर्का पहना दिया था।
ताकि कोई भी उसे ना पहचान सके। मैंने अपने बेटे को भी अपने साथ बुर्का में छुपा लिया था। मैं नहीं चाहती थी कि चौधरी मुश्ताक को मालूम हो पाए। अगर चौधरी को इस बारे में मालूम हो जाता तो वो मुझे कभी भी नहीं जाने देता। जो नहीं बस चल पड़ी थी, मैंने सुकून का सांस लिया था। उस वक्त मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। जब बस शहर में पहुंची थी तो मैंने सुकून का सांस लिया था, क्योंकि मैं अपने बच्चों को उस जहन्नुम से निकालने में कामयाब हो चुकी थी और किसी को भी मालूम ना हो पाया था। जब हम लोग बस से उतरे थे तो शहर को देखते ही मेरे बच्चों की आंखें फटी की फटी रह गई थीं। ऊंची ऊंची इमारतें, शोर और सड़कों पर अपनी अपनी मंजिल की जानिब भागते हुए लोग। मेरी बेटी ने हैरान होते हुए मुझसे पूछा था कि अम्मी, क्या ये लोग सब कहीं पर जा रहे हैं? मैंने मुस्कुराकर आ से जवाब दिया था कि यहाँ हर किसी के पास कोई ना कोई मकसद होता है। मैंने वहां पर अपने बच्चों के साथ रहने के लिए घर ढूंढना शुरू कर दिया था। चूंकि शहर में घरों का किराया बहुत ज्यादा था, इस वजह से मैंने गांव का रुख किया था, जो शहर से बहुत ही कम फासले पर था। और शाम तक इधर उधर भटकने के बाद मैं एक छोटा सा मुनासिब मकान ढूंढने में कामयाब हो चुकी थी। वहां पर रहने वाले लोग बहुत ही अच्छे थे और साथ साथ मेहनतकश भी थे। अगले ही दिन में काम की तलाश में घर से निकल पड़ी थी। अगरचे मेरी तालीम ना होने के बराबर थी, लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत ना हारी थी। मुझे काम की तलाश में भटकते हुए देखकर एक चपड़ासी ने मुझे बताया था कि फैक्ट्री में काम करने वाली की जरूरत है। जब मैं उस फैक्ट्री के मालिक से मिली थी तो वो दरमियानी उम्र का खुश मिजाज शख्स था और सबसे बढ़कर उसका दिल इंसानियत के जज्बे से भरा हुआ था। उसने मुझसे कुछ सवाल किए थे, फिर वो मुझे काम पर रखने के लिए तैयार हो चुका था। अगरचे तनख्वाह ज्यादा न थी, लेकिन फिर भी घर का गुजारा अच्छी तरह से हो जाता था। मैंने फैक्ट्री के करीब ही मौजूद एक सरकारी स्कूल में बच्चों का दाखिला करवा दिया था। मैं सुबह अपने साथ उनको लेकर आती थी और शाम को उनको अपने साथ लेकर ही जाती थी। जब मैंने पहली मर्तबा अपनी बेटी को यूनिफॉर्म पहनकर स्कूल जाते हुए देखा था तो मेरी आंखें खुशी से नम हो गई थीं। शहर में रहना बिल्कुल भी आसान न था, लेकिन मैंने हर मुश्किल का बहुत ही हिम्मत के साथ सामना किया था। मैं अगरचे हर रात थकावट से निढाल होकर सोती थी, लेकिन फिर भी मेरा दिल बहुत मुतमईन था कि मैंने अपने बच्चों को जहन्नुम में से निकाला है। अभी सिर्फ चंद ही दिन गुजरे थे कि एक दिन मैं जब फैक्ट्री में जा रही थी तो मुझे ऐसा महसूस हुआ था कि जैसे कोई मुसलसल मुझे देख रहा हो। चंद दिन तो मैंने उसे अपना वहम समझा था, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ मुझे मालूम हो गया था कि ये मेरा वहम बिल्कुल भी नहीं है। इन दिनों सिर्फ एक ही ख्याल बार बार मेरे जहन में गूंजने लगा था कि कहीं ये चौधरी मुश्ताक का आदमी तो नहीं है, कहीं उसने मुझे ढूंढने के लिए तो किसी को नहीं भेजा। ये सोच सोचकर मेरा बुरा हाल था। मैंने एक दिन फैक्ट्री से छुट्टी लेकर उस आदमी का पीछा करने की कोशिश की थी, लेकिन मुझे उसके बारे में कुछ भी मालूम ना हो पाया था और चंद ही दिनों के बाद उस आदमी ने मेरा पीछा करना बंद कर दिया था। मैंने सब कुछ अल्लाह ताला पर छोड़ते हुए कहा था कि जो भी होगा वो देखा जाएगा, लेकिन मैं वो घर किसी भी हालत पर नहीं छोड़ना चाहती थी, क्योंकि वहां इर्द गिर्द के लोग बहुत अच्छे थे और मेरे बच्चे वहां पर बहुत ज्यादा खुश थे। दूसरी जानिब गांव में चौधरी मुश्ताक का बड़ा बेटा एक दिन अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद गांव में कदम रख ही रहा था कि अचानक 5 गाड़ियां एक साथ रुकी थीं और उनमें ने कुछ लोगों ने निकलकर चौधरी मुश्ताक के बेटे को अगवा कर लिया था। जब चौधरी मुश्ताक को इस सब की खबर हुई थी तो वो जल्द ही जाए वकुआ पर पहुंचा था, लेकिन वहां पर उसे उसके बेटे की चप्पलों के सिवा कुछ भी न मिला था। अपने बेटे की चप्पलों को देख चौधरी मुश्ताक का चेहरा भट्टी की दहकती ईंट की तरह सुर्ख हो गया था। उसने अपने नौकरों को फौरन हुक्म दिया था कि मेरे बेटे को ढूंढ निकालो। उसके आदमियों ने उसके बेटे को ढूंढने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन फिर भी वो उसे ढूंढने में कामयाब न हो पाए थे।
जिसकी वजह से सारी रात चौधरी मुश्ताक ने परेशानी के आलम में जागते हुए गुजारी थी। उसने खुद भी अपने बेटे को ढूंढ निकालने की कोशिश की थी, लेकिन फिर भी वो कामयाब न हो पाया था। अगली सुबह जब वो उठा था तो एक और कयामत उसका इंतजार कर रही थी। चौधरी की हजारों एकड़ पर खड़ी हुई फसल, जो उसे बहुत ज्यादा मुनाफा देने वाली थी, वो सारी की सारी एक ही रात में जल चुकी थी। आग किसने लगाए, कैसे फैली, कुछ भी मालूम ना हो पाया था। चौधरी मुश्ताक ने जब अपनी फसल को देखा था तो उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा चुका था और उसे अंदाजा हो चुका था कि जो भी उसका दुश्मन है वो बहुत ताकतवर होने के साथ साथ होशियार भी है। इस लम्हे उसे जिंदगी में पहली मर्तबा खौफ महसूस हुआ था, जो वो काफी सालों से दूसरे लोगों की जिंदगियों में डालता आया था। फसल जुल जाने की वजह से पूरे गांव में हलचल मच गई थी। लोगों ने चौधरी के खिलाफ बगावत करना शुरू कर दी थी, क्योंकि वो हर जानिब से कमजोर हो चुका था। कुछ लोग कह रहे थे कि चौधरी का बेटा उसके अपने करतूतों की ही वजह से ही अगवा हुआ है, और कोई कह रहा था कि चौधरी से अल्लाह ताला उसके तमाम जुल्मों का हिसाब ले रहा है। जितने मुंह थे उतनी ही बातें थीं। लोगों के दिलों में से आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह ताला का डर खत्म हो रहा था। जो लोग पहले चौधरी मुश्ताक के साथ थे, उन्होंने भी चौधरी के खिलाफ बगावत करना शुरू कर दी थी। चौधरी के लिए ये सब नाकाबिले यकीन था, क्योंकि वो सारी जिंदगी हुक्मरानी करते आया था। इसलिए उसके लिए ये सब खामोशी से बर्दाश्त करना मुश्किल था। कुछ लोग कह रहे थे कि अल्लाह ताला ने चौधरी मुश्ताक से इस जुल्म का बदला लिया है जो उसने मेरे साथ किया था। चौधरी मुश्ताक को अपने बेटे के अगवा की वजह साफ दिखाई दे रही थी। कोई ताकतवर ताकत उसके खिलाफ खेल खेल रही थी। इसलिए चौधरी मुश्ताक ने फैसला किया था कि मैं कल सुबह शहर जाकर छानबीन करूंगा और उन लोगों से बदला लेकर ही दम लूंगा जिन्होंने मेरे बेटे को अगवा करने की जुर्रत की है। लेकिन उसे ये मालूम न था कि हर जगह पर उसकी ताकत और गुस्सा काम नहीं कर सकता। उसने अपने खास बंदे रफीक को हुक्म दिया था कि कल सुबह गाड़ी तैयार रखना। उसने अपने बेटे के अगवा की खबर पुलिस को भी दी थी, लेकिन पुलिस भी उसके बेटे को ढूंढने में नाकाम ठहरी थी। अगली सुबह चौधरी नमाज़े फजर के वक्त शहर के लिए निकला था। चौधरी मुश्ताक अपनी सोचों में ही गुम था कि अचानक एक सुनसान इलाके में एक गाड़ी, जो सड़क के बीचों बीच खड़ी हुई थी, वो एक जोरदार धमकाए के साथ उड़ पड़ी थी और हर तरफ धुआं फैल गया था। चौधरी मुश्ताक को कुछ भी समझ में नहीं आया था कि क्या हुआ है और किसने ऐसा करने की जुर्रत की है, और क्या इस हादसे का मेरे बेटे के अगवा के साथ कोई ताल्लुक है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। पुलिस ने भी मालूम करने की कोशिश की थी कि यह हादसा किसने करवाया, लेकिन फिर उन्हें भी मालूम ना हो पाया था, और परेशानी के आलम में चौधरी मुश्ताक का बुरा हाल था। पता नहीं मेरा बेटा कहाँ और किस हाल में होगा, लेकिन उसके सवाल का किसी के पास कोई भी जवाब न था, क्योंकि कोई भी नहीं जानता था कि वो कहाँ पर और किस हाल में है। दूसरी जानिब उस शख्स ने मेरा फिर से पीछा करना शुरू कर दिया था, और उस दफा तो वो शख्स बिल्कुल हमनी सामने आ गया था। मैंने जो ही उस शख्स को देखा था, मैंने भागना शुरू कर दिया था। घर पहुंचकर दरवाजा जोर से बंद करने के भी बावजूद मेरी घबराहट कम ना हुई थी। डर की वजह से मेरे कदम उस वक्त कपकपा रहे थे। मैंने कमरे का दरवाजा बंद करते हुए सोचा था कि क्या हो रहा है मुझे, आखिर क्यों वो शख्स मेरा बार बार पीछा कर रहा है। वो रात मैंने परेशानी के आलम में जागते हुए गुजारी थी। जब मैं उठी थी तो एक और मुसीबत मेरी जानिब रुख करके खड़ी हुई थी। मैं बच्चों को नाश्ता करवा रही थी कि उसी वक्त जोर जोर से दरवाजा बज उठा था। मैंने डरते हुए जब दरवाजा खोला था तो सामने 2 पुलिस एहलकार मौजूद थे। पुलिस वालों को सुबह सवेरे अपने दरवाजे पर देखकर मैं बहुत ज्यादा डर चुकी थी। मैंने घबराकर उनसे पूछा था कि मैंने क्या कर दिया है और आप किस सिलसिले में हैं। पुलिस एहलकार बोला था कि चौधरी मुश्ताक की रात को किसी के साथ लड़ाई हुई है।
और आखिरी मर्तबा उन्हें किसी औरत के साथ लड़ते हुए देखा गया था और उसके बाद वो नहीं मिले। गांव वालों ने आपके बारे में बताया तो इसलिए हम आपसे तफ्तीश करने के लिए आ गए। उनकी बात सुनकर मैंने सिख का सांस लिया था। पहले पहल तो मैं बहुत ज्यादा डर चुकी थी। मैंने घबराते हुए और लरसते हुए लहजे के साथ उन्हें बताया था कि मुझे इस बारे में कुछ भी मालूम नहीं। मैं तो कल फैक्ट्री से फौरन ही घर वापस आ गई थी और मैं कुछ भी नहीं जानती, जिसकी वजह से पुलिस वाले चले गए थे। जब मैं बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद फैक्ट्री पहुंची थी तो वहां का माहौल मामूल से अजीब था और फैक्ट्री का मालिक भी बहुत ज्यादा खामोश और अफसुर्दा था, जैसे कोई बात उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही हो। मैंने फैक्ट्री के मालिक से वजह पूछने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन उसने मुझे कुछ भी नहीं बताया था। वो बस मेरा चेहरा देखे जा रहा था, जैसे वो मेरे चेहरे में ही कुछ खोज रहा हो। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो मुझे ऐसे क्यों देख रहा है। जब मैं शाम के वक्त घर वापस आई थी तो मैंने पुलिस वालों और फैक्ट्री के मालिक के बारे में सोचना शुरू कर दिया था, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ मेरी परेशानी बढ़ती गई थी, क्योंकि मुझे कुछ भी मालूम ना था और ना ही मुझे वो शख्स दोबारा दिखाई दिया था जो मेरा काफी दिनों से पीछा कर रहा था। लेकिन जब मैंने अपने बेटे की जानिब देखा था तो मेरी सारी परेशानी खत्म हो चुकी थी, क्योंकि वो 18वें साल में कदम रख रहा था और उसी ने ही मेरा सहारा बनना था और उनके ही मुस्तकबिल को संवारने के लिए मैं दिन रात मुश्किलात का बड़ी बहादुरी के साथ मुकाबला कर रही थी। कुछ ही दिनों के बाद फैक्ट्री में से कुछ दिनों की छुट्टियां मिली थीं, जिनकी वजह से मैंने फैसला किया था कि मैं एक मर्तबा गांव आऊं, क्योंकि मुझे गांव में से हुए काफी साल गुजर चुके थे और मैंने दोबारा वहां पर कदम भी न रखा था। मैंने अपनी बेटी को अपने साथ लिया था और मैंने गांव का रुख किया था। जब मैं बस स्टेशन पर पहुंची थी तो मेरे कदम कांप रहे थे और वक्त गुजरने के साथ साथ मेरे दिल की धड़कन में इजाफा होता गया था। बस में बैठते ही मैंने ऐसा महसूस किया था कि जैसे मेरे सीने पर कोई बहुत बड़ा बोझ हो, और वो बोझ वक्त गुजरने के साथ साथ बढ़ता गया था। गांव पहुंचने में से अभी 2 किलोमीटर पड़े थे कि अचानक बस तेजी से बुरी तरह से झटका खाते हुए रुक पड़ी थी। बस को रुकते हुए देखकर सब मुसाफिरों ने शोर मचाना शुरू कर दिया था, क्योंकि किसी को भी बस रुकने की वजह मालूम न थी और सब वजह जानने की वजह से बहुत ज्यादा बेचैन थे। मैंने भी चूक कर खिड़की से बाहर झांक कर देखा था, लेकिन बाहर का मंजर देखकर मेरे कदमों के नीचे से जमीन निकल पड़ी थी, क्योंकि बाहर बहुत से लोग सड़क पर दौड़ रहे थे और उनमें से कुछ लोग वीडियो बनाने में मसरूफ थे। सड़क है, बीचों बीच एक आदमी खून में लथपथ पड़ा था और उसका खून सारी सड़क पर फैल रहा था और उस आदमी के साथ उसकी टांग कॉकेट कर पड़ी थी और उसकी ही टांग में से बहुत ज्यादा खून निकाल रहा था। वो मंजर देखते ही मेरा हल्क खुश्क हो गया था। उस वक्त मैं बहुत ज्यादा डर चुकी थी और मुझे वो दिन याद आ गया था जब चौधरी मुश्ताक ने मेरा मार मार कर बुरा हाल कर दिया था और उसने मेरी टांग को तोड़ डाला था। मैं बेइख्तियार बस से नीचे उतरी थी और मेरे कदम कदम खुद ब खुद उस जख्मी की जानिब बढ़ रहे थे। हुजूम में से किसी ने कहा था कि अरे, इसकी तो पूरी ही टांग बिल्कुल अलग हो गई, लगता है कि किसी तेज रफ्तार गाड़ी ने टक्कर मारी हो। मेरा दिमाग उस वक्त सन होने लगा था। मैंने खुद को संभाला था और मैंने जख्मी के चेहरे की जानिब देखा था। जब मेरी नजर उसके चेहरे पर पड़ी थी तो मेरे कदमों के नीचे जमीन खिसक पड़ी थी, क्योंकि वो आदमी कोई अजनबी नहीं बल्कि चौधरी मुश्ताक ही था। वही चौधरी जिसके जुल्मों सितम से तंग आकर मैंने शहर का रुख किया था। मैं फौरन से पीछे की जानिब हटी थी। मेरी तबीयत उस वक्त खराब होने लगी थी। मुझे वो दिन याद आ गया था जब मैं दर्द से तड़प रही थी और लोग खामोश तमाशाई बने मेरा तमाशा देख रहे थे और कोई भी मेरी मदद करने के लिए आगे ना बढ़ा था।
آج چौधरी मुश्ताक भी उसकी हाल में लावारिसों की तरह जमीन पर पड़ा था और लोग उसका तमाशा देख रहे थे। अभी मुझे वहां पर खड़े थोड़ी ही देर गुजरी थी कि अचानक से शोर उठा था कि एम्बुलेंस आ गई, रास्ता दो। एम्बुलेंस वालों ने चौधरी को देखकर कहा था कि इसकी हालत तो बहुत खराब है, अगर ये बच जाए तो यही बहुत बड़ी बात है। डॉक्टर्स ने उसे ऑपरेशन करके बचा तो लिया था, लेकिन वो अपनी टांग से हमेशा के लिए महरूम हो गया था। मैंने गांव में उतरने की बजाय दोबारा शहर का रुख किया था, क्योंकि मुझ में इतनी हिम्मत न बची थी कि मैं गांव जा सकूं। गांव के लोगों को जब मालूम हुआ था तो उनको चौधरी का अंजाम जानकर बहुत हैरत हुई थी। एक बूढ़ी औरत ने कहा था कि जालिम का अंजाम ऐसा ही होता है। सब लोगों को चौधरी मुश्ताक के जुल्म याद आ गए थे जो उसने लोगों के साथ किए थे। दरअसल चौधरी मुश्ताक के बेटे ने ताकत और पैसे के नशे में चोर होकर बहुत ही ताकतवर लोगों के साथ पंगा ले लिया था। वो लोग इस कदर ताकतवर थे कि उनके बहुत से ममालिक में कारोबार थे। चौधरी मुश्ताक के बेटे ने उनके बेटे को यूनिवर्सिटी में एक छोटी सी बात पर एक जोरदार थप्पड़ रसीद कर दिया था, जिसका बदला लेने के लिए उन लोगों ने उसे गांव आते वक्त अगवा कर लिया था और उसके बेटे को अगवा करने के बाद उन्होंने उसे अपना गुलाम बना लिया था। और जब जब चौधरी मुश्ताक में अपने बेटे को ढूंढने के लिए हाथ पांव मारे तो बदले में उन लोगों ने उसका ऑक्सीडेंट करवा दिया और सिर्फ चारपाई पर बैठने पर मजबूर कर दिया था। और बेटे के बारे में सोच सोच कर और बेटे की परेशानी की वजह से चौधरी मुश्ताक का ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ गया था। सारा गांव चौधरी मुश्ताक का अंजाम देखकर हैरान था। वो ताकतवर इंसान जो खुद को खुदा मानता था, उसके ऊपर आई तो उसका ज़हनी तवाज़ुन ही बिगड़ गया। कभी कभार इंसान ताकत और पैसे के नशे में चोर हो कर खुद को खुदा समझ बैठता है और वो लोगों पर इस कदर जुल्म करता है कि जब अल्लाह ताला की तरफ से उसे थोड़ी सी ज़र्ब लगती है तो उसके होश ही में ठिकाने नहीं रहते। इसलिए तो सियाने कहते हैं कि अच्छे वक्त में इंसान को कभी भी ये नहीं भूलना चाहिए कि उससे भी बड़ी ताकत मौजूद है जो चाहे वो कर सकती है। लेकिन अक्सर इंसानों को जब अल्लाह ताला की तरफ से सज़ा मिलती है तो फिर ही वो सीधे होते हैं, और ऐसा ही बिल्कुल चौधरी मुश्ताक के साथ हुआ था। अल्लाह ताला लोगों को दुनिया में ही मुकाफ़ात अमल देखा देता है।